हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने नए चैनल आर्या स्टडी केयर पर। सबसे पहले आप लोग सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप लोग एक स्वस्थ और स्वच्छ दीपावली मनाएंगे। अपने दीपावली को मनाते समय आप अपने वातावरण का, इन्वायरमेंट का भी खास ख्याल रखेंगे ताकि उन पर किसी तरह का हानिकारक प्रभाव कम पड़े। क्लियर है साथियों? तो फिर से हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का साइंस विषय में हमारा चैप्टर जो था हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण चैप्टर को लेकर के फिर से हम लोग आपके सामने हाजिर हैं, इस आशा के साथ कि आपने हमारे इस पिछले जितने सारे वीडियो थे हमारा पर्यावरण से रिलेटेड उसे अच्छे ढंग से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, याद कर लिए होंगे। तो उस टॉपिक से लेकर के आज के टॉपिक पर आते आते थोड़ा सा एक रिवीजन मोड में चलें तो हम लोग कहेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आहार श्रृंखला क्या होती है, आहार जाल क्या होता है, साथ ही साथ कोशी स्तर क्या होते हैं। इन सब के बाद पारितंत्र में लगभग जितने भी काम होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उन सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड आज हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक जो बनाया है उस टॉपिक का नाम दिया है पारितंत्र के कार्य या प्रकार्य। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम लोग कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी पारितंत्र के अंदर किस किस तरह के काम होते हैं या पारितंत्र में क्या काम होते हैं उनका जिक्र करें। या आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि पारितंत्र के क्या कार्य होते हैं। तो इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए ही हमने इस टॉपिक को बनाया है। और इस टॉपिक को बनाते समय आप देखिएगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी चीज को इसमें एक व्यवस्थित ढंग से शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र के कार्य समझेंगे क्या या होता क्या है, बताएंगे क्या। तो हम लोग देखेंगे कि किसी पारितंत्र में जितने भी मौजूद घटके होते हैं उन घटकों के बीच कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती हैं आपस में एक दूसरे के बीच। उन्हीं आपस में होने वाली क्रियाओं को एक नाम दिया गया अंतःक्रियाएं। यानी किसी पारितंत्र में जितने भी घटक हैं उन घटकों के बीच जो आपस में क्रियाएं होती हैं उन आपस में होने वाले इंट्रैक्शन को अंतःक्रियाएं का नाम दिया गया। तो कहता है किसी पारितंत्र में मौजूद घटकों के बीच होने वाली अंतःक्रियाएं पारिस्थितिक तंत्र के कार्य कहलाते हैं या पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार्य कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित मूल रूप प्रक्रियाएं शामिल करते हैं। कौन कौन से दो मूल प्रक्रियाएं शामिल करते हैं उनका भी जिक्र किया गया है, जिसमें सबसे पहला है कि ऊर्जा जो हमारे हरे पेड़ पौधों को मिलती है वह किस रूप में मिलती है, सौर ऊर्जा के रूप में। इसीलिए पहला टॉपिक में हम लोगों ने कहा कि सौर ऊर्जा का हरे पौधों के द्वारा प्रग्रहण होता है। प्रग्रहण का मतलब होता है ट्रैप करना, अपने जाल में फंसाना और अन्य जीवों में खाद्य के रूप में स्थानांतरण किया जाता है। तो पहला प्रक्रिया क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे जो किसी पारितंत्र के हिस्सा होते हैं वो अब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर या ट्रैप कर, प्रग्रहण कर उससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाएंगे। साथ ही उस बने हुए भोजन को अपने दूसरे जीवों के लिए वह स्थानांतरित कर देते हैं, जिसे कहता है अन्य जीवों में खाद्य के रूप में स्थानांतरण कर दिया जाता है। और इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच जाता है। और यह जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच जाने वाला ऊर्जा का प्रवाह है वह कहता है कि हमेशा एक पथीय होता है। हमेशा एक पथीय होता है मतलब यूनि डायरेक्शनल होता है, सीधे तौर पर होता है। आगे चर्चा करेंगे कि यह एक पथीय क्यों होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा जो मूल प्रकार है या क्रिया है वो क्या होता है, तो कहता है पारितंत्र में जो विभिन्न अजैव घटक पाए जाते हैं जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, जल हो गए इत्यादि बहुत सारे। तो कहता है इन सब का चक्रीय पथ के द्वारा जैव और अजैव कारकों या वातावरण के बीच आदान प्रदान होता रहता है।
और पारितंत्र में इन अजैव पदार्थों का जैव और अजैव कारकों के बीच लेन देन आदान प्रदान होता रहता है, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के ये दूसरे मूल प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। क्लियर साथियों? इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के मूल रूप से दो कार्य हैं, दो प्रकार हैं, दो फंक्शन है, जिसमें एक फंक्शन जो सबसे बड़ा फंक्शन है, जिसमें क्या होता है, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश का या ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन तैयार करते हैं और उस भोजन को दूसरे जीवों के लिए स्थानांतरित करते हैं। दूसरा कहता है कि बाकी जो जैव के अलावे अजैव पदार्थ बचे, उन अजैव पदार्थों का जैव और अजैव कारकों के बीच लेन देन आदान प्रदान चक्रीय रूप से चलता रहता है। तो ये मुख्य रूप से किसी पारिस्थितिक तंत्र में होने वाला दो अंतःक्रिया है, अंतःक्रियाएं हैं, दो इंटरेक्शन है, किसी भी नाम से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है साथियों? तो आई होप कि आपको यह टॉपिक समझ में आई हो। किसी भी तरह का दिक्कत हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। जो हम लोग यहाँ देखें कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं सौर ऊर्जा को लेकर के और दूसरे जीवों को स्थानांतरित करते हैं। अब उसी चीज को देखेंगे कि किस तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण को हम लोग कह रहे हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी का फ्लो यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच, कंज्यूमर से हायर कंज्यूमर के बीच, फिर डिकम्पोजर के बीच किस तरीके से प्रवाह होता है, उसी चीज को पढ़ने के लिए हम लोग इस टॉपिक में आए हैं कि किसी पारितंत्र में, इकोसिस्टम में किस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि यह जो ऊर्जा का प्रवाह है वह हमेशा एक ही दिशा में होता है। जो अभी हम लोग बात किए थे एक पथीय होता है, उसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो हमेशा एक ही दिशा में होगा। इंग्लिश में कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, हायर क्लास में भी, इवन कंपटीशन के क्लास में भी। इस पॉइंट को याद रखते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह किसी पारितंत्र में या आहार श्रृंखला में एक पथीय होता है। क्यों होता है? तो इसका जवाब आप कह सकते हैं कि उत्पादकों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा। उत्पादकों किसको कहा गया? तो आपको पहले से पता है उत्पादक कौन कहलाते हैं? पेड़ पौधे। उत्पादक कौन कहलाएंगे? पेड़ पौधे। तो उनके द्वारा जो सौर ऊर्जा के रूप में ग्रहण की गई ऊर्जा है वह वापस सौर ऊर्जा में नहीं जा सकता है। साथ ही उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा वापस उत्पादकों में नहीं आ सकती है। कहने का मतलब है कि एक बार सौर ऊर्जा हरे पेड़ पौधे अगर ले लिए, हरे पेड़ पौधे ले लिए, तब फिर वापस हरे पेड़ पौधे सौर ऊर्जा में वह उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। फिर हरे पेड़ पौधे से जो कंज्यूमर ऊर्जा ले लिए, फिर वह हरे पेड़ पौधों में वह ऊर्जा वापस नहीं आ सकती है। मतलब एक बार गया सो गया। इसीलिए कहते हैं कि यह सदा एक दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि उत्पादकों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा, उत्पादक कहां से ऊर्जा ग्रहण करेंगे? जिसको हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा। तो उत्पादक सौर ऊर्जा से जो ग्रहण किया गया है वो वापस सौर ऊर्जा में नहीं भेज सकते हैं। साथ ही उपभोक्ता जो होते हैं उत्पादक से जो ऊर्जा लेते हैं वापस उत्पादकों को नहीं ट्रांसफर कर सकते। इसी कारण से हम लोग कहते हैं पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। क्लियर है साथियों? अब इसी से रिलेटेड एक और नियम है जिसको कहा जाता है कि 10% एनर्जी फ्लो रूल। मतलब कि 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम होता क्या है? तो 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम हमें यह बताता है कि किसी भी आहार श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरण अगले कोशीय स्तर को हो पाता है।
हम लोग बात किए थे कि पोषी स्तर में हम लोग इस तरीके से देखे थे, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से देखे थे। तो यहाँ जितना ऊर्जा प्राप्त होता है, इस ऊर्जा का 10% भाग ही अगले पोषी स्तर को मिलेगा, फिर उसका 10% भाग अगले पोषी स्तर को, फिर उसका 10% भाग अगले पोषी स्तर को। इस तरीके से प्रत्येक पोषी स्तर पर 10% ऊर्जा का ही लगभग स्थानांतरण होता है, और इसी रूल को 10% ऊर्जा स्थानांतरण के नियम से जाना जाता है। क्लियर है साथियों? इस नियम को सबसे पहले बताए थे लिंडेमान साहब ने, कब? 1942 में। लिंडेमान साहब ने बताया था कब? 1942 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हायर क्लास में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 10% एनर्जी फ्लो का नियम किसका है या किन्होंने दिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लिंडेमान साहब। कब दिया? 1942 में। बाकी जो 10% इस्तेमाल करने के बाद ऊर्जा है, वो है 90% ऊर्जा, जो विभिन्न प्रकार से पुनः वातावरण में वापस चला जाता है। फिर से समझेंगे साथियों कि 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम क्या है। तो 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहता है कि किसी आहार श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% भाग का स्थानांतरण अगले कोशीय स्तर को हो पाता है, तथा शेष 90% ऊर्जा विभिन्न प्रकार से पुनः वातावरण में चला जाता है। यही हमारा कहलाता है 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। आगे इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स देख लें, जो इन सारे टॉपिक से एक एक करके नोट के रूप में आप याद रखेंगे, एक एक पॉइंट के रूप में। फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला कहता है, नोट में याद रखेंगे कि सौर ऊर्जा का, पहला नोट कहता है कि सौर ऊर्जा का केवल 1% ही पेड़ पौधे उपयोग कर पाते हैं। कहने का मतलब कि सौर ऊर्जा जितना मात्रा में हमारे जीव मंडल में आते हैं, उसका लगभग 1% ही हरे पेड़ पौधे इस्तेमाल कर पाते हैं। एक उदाहरण बात करें तो हम लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा का लगभग 1000 जूल ही जीव मंडल में आ पाता है। कितना? 1000 जूल। अब यह 1000 जूल जो है, उसका 1% भाग ही हरे पेड़ पौधे इस्तेमाल करेंगे। तो 1000 का 1% भाग कितना हो जाएगा? लगभग 10 जूल। इसका मतलब है कि हरे पेड़ पौधे, या कहें उत्पादक या कहें प्रोड्यूसर, उसके पास सौर ऊर्जा का जितना भाग आया उसका 1% इस्तेमाल करके 10 जूल वो अपने पास भोजन बनाने के लिए, भोजन का काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है साथियों? अब जो होता है कि 10% का भी भाग हरे पेड़ पौधे अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब 10 जूल का 10% मतलब 1 जूल का वो इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो 9 जूल बचेगा, या यहां पर कहेंगे कि 990 जूल जो बचेगा वो वातावरण में चला जाएगा विभिन्न प्रकार से। यहां पर हम लोग समझेंगे 9 जूल चला जाएगा वातावरण में। अब ये जो 10 का 10% भाग 1 जूल हुआ, वही हमारे प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से निकल करके कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर से फिर वो अगर सेकेंडरी कंज्यूमर में जाता है तो फिर से इसका 10%। इसे आसानी से ऊपर हम लोग एक फ्लो चार्ट बना करके समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे एक सवाल पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि ऊर्जा का जो पारितंत्र में स्थानांतरण होता है या प्रवाह होता है, तो किस रूप में प्रवाह होता है? तो अचक्रीय रूप में प्रवाहित होती है। याद रखेंगे, ऊर्जा पारितंत्र में अचक्रीय रूप में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट कहता है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऊर्जा की हानि होती है। प्रत्येक स्तर पर कुछ ऊर्जा की हानि होती है। इस टॉपिक को भी इस तरह के एग्जाम्पल में हम लोग शामिल करके समझाएंगे कि कैसे हानि होती है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों कि अधिकतम ऊर्जा उत्पादक स्तर पर संचित होता है। तो कहता है किसी पोषी स्तर में सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ मिलता है? तो याद रखेंगे उत्पादक स्तर पर। कहाँ होता है? उत्पादक स्तर पर। और
अगले स्तर में इसकी कमी होता जाता है। जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा उसमें ऊर्जा का जो मात्रा है वो कम होता जाएगा। इसी को हानि के रूप में हम लोग कहते हैं। और लास्ट नोट में याद रखेंगे साथी कि उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चूंकि ज्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, इसी कारण से निचला पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। तो सवाल पूछा जाता है कि किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होगी। तो याद रखेंगे साथियों कि जब भी पोषी स्तर बनाएंगे देखेंगे, या पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पोषी स्तर देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि निचले पोषी स्तर जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, तो उस स्तर पर सबसे ज्यादा संख्या होता है जीवों का, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम। और इसीलिए यहाँ पर एक टॉपिक बनाया गया कि चूंकि उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ज्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत, या कहें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है, और इसी कारण से उसके निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या ज्यादा होती है। क्लियर है साथियों? किसी तरह का कोई परेशानी, कोई डाउट हो, हमने आपको कह दिए हैं कि आप अपने डाउट को कमेंट में अपने शामिल करें ताकि हम उसका जवाब आपको बता सके। सिर्फ आपको ध्यान देना है साथियों कि इसे आप अच्छे ढंग से याद रखेंगे, किस लिए, ताकि आप अगले टॉपिक को और आसानी से समझ सके। तो साथियों अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यह 10% का रूल काम करता है, या फिर देखेंगे कि हम लोग जो ने पढ़ा कि किसी पोषी स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह में ऊर्जा की हानि होती है, तो किस प्रकार हानि होती है, इसी चीज को समझने का एक हम लोग प्रयास करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग कहते हैं कि यह हमारा सन है, सन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की बात करेंगे कि अगर हमें सन से प्राप्त हो रही है, अभी हम लोगों ने देखा कि लगभग 1000 जूल, लगभग 1000 जूल सन का हमारे जीव मंडल में कहां प्राप्त होता है? जीव मंडल में। जीव मंडल में लगभग 1000 जूल की सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसका वह पेड़ पौधे जो इस्तेमाल करेंगे वह प्रतिशत, मतलब कि सूर्य से 1000 जूल का जीव मंडल में हमें ऊर्जा मिला। अब जीव मंडल में जो 1000 ऊर्जा है, 1000 जूल की जो ऊर्जा की मात्रा है, उसका 1% भाग, कितना? 1% भाग ही हरे पेड़ पौधे इस्तेमाल कर पाते हैं। तो 1% भाग का मतलब कितना हो गया? लगभग 10 जूल। क्लियर है साथियों? मतलब जीव मंडल में सूर्य से जीव मंडल में आया 1000 जूल, जीव मंडल से 1% का ऊर्जा लेगा हरे पेड़ पौधे, इसका मतलब है कि हरे पेड़ पौधे को मिला 10 जूल। तो बाकी जो बचा 990 जूल वो कहां गया? 1000 जूल था ना, उसका 1% हरे पेड़ पौधे लिए, मतलब 10 जूल लिए, तो बाकी 990 जूल कहां गया? तो यह विभिन्न प्रकार से वायुमंडल में चले जाते हैं। किस प्रकार से चले जाते हैं? वायुमंडल में वापस चले जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार से कहने का मतलब श्वसन के द्वारा चला जाए, उष्मा के द्वारा चला जाए, हीट के द्वारा चला जाए, ताप के द्वारा चला जाए, जिस रूप में चला जाता है कई प्रकार से वह वातावरण में जाकर के मिल जाता है। फिर से बात करेंगे कि यह जो पेड़ पौधों को 10 जूल का एनर्जी मिला है, ऊर्जा मिला है, वह अपना 10 जूल का ही 10% भाग अगले पोषी स्तर में, ये हमारा हो गया प्रथम पोषी स्तर, जिसको यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये हमारा पहला पोषी स्तर, दूसरा पोषी स्तर, तीसरा पोषी स्तर, चौथा पोषी स्तर, 1 2 3 4। इस तरीके से अगर बात करेंगे तो ये हमारा प्रोड्यूसर हो गए, जो हरे पेड़ पौधे भाग होते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर का एरिया कितना है? बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे इसकी संख्या क्या होगी? कम होते जाएगी। क्लियर है साथियों? इस तरीके से हम लोग देखेंगे
कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रोड्यूसर के पास 10 जूल है तो वो अगले को कितना देगा, तो 10 जूल का 10% मतलब 1 जूल, यानी कि 1 जूल का ऊर्जा किसको मिलेगा, ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर, ये देंगे 10% अगले को, जिसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो अगले ट्रांसफर करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर को, किसको करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर को। तो 1 जूल का 10%, 1 जूल का 10% कहने का मतलब 1 जूल का 10/100 काट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1/10 जूल, मतलब 0.1 जूल जो मिलेगा वह किसको मिलेगा, आगे सेकेंडरी कंज्यूमर को। फिर यहां से सेकेंडरी कंज्यूमर से आगे बढ़ेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर से फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं टर्शरी कंज्यूमर कहें तो सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर बात करते जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर से लेकर के कहां पहुंचे, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, फिर से कितना हो जाएगा 0.01 जूल। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले हैं कि इस तरीके से निकालना पड़ता है 10% के हिसाब से। हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ऊर्जा अगले स्तर पर प्रवाहित होता है। उसी को पोषी स्तर से समझने की बात करें तो हम लोग अगर कहें कि प्रथम पोषी स्तर जहां पर हरे पेड़ पौधे हैं वहां पर जीव मंडल से 10 जूल ऊर्जा आया, दूसरे पोषी स्तर पर 10 जूल का 10% मतलब 1 जूल का ऊर्जा गया प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में 0.1 जूल, सेकेंडरी कंज्यूमर से फिर आगे टर्शरी कंज्यूमर में 0.1 जूल। इस तरीके से यह ऊर्जा प्रवाहित होती है। बाकी जो इसका ऊर्जा है, जैसे अगर हम लोग कहें कि 10 जूल अगर हमें मिला है पेड़ पौधों को, प्रोड्यूसर को, तो उसमें से 10% भाग यानी 1 जूल प्राइमरी कंज्यूमर को मिला, तो 9 जूल कहाँ गया, तो ये जो 9 जूल गया वो विभिन्न प्रकार से फिर से कहाँ चला जाता है, वातावरण में चला जाता है, शोषण के माध्यम से, उत्सर्जन के माध्यम से, हीट के माध्यम से, कई प्रकार से। क्लियर है साथियों। इसी नियम को समझने के लिए हम लोगों ने पढ़ा 10% एनर्जी फ्लो रूल, जो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट को भी आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है साथियों। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो, और किसी भी तरह का परेशानी या दिक्कत हो तो आप हमें फिर से कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें।